So we'll start unit number 4 today. It is electromagnetic induction. And alternating current. Electromagnetic induction and AC. In short, this is called as EMI and AC. ठीक है, and board exam point of view से देखेंगे. This is also a important unit giving out 8 marks. Electromagnetic induction पूरा अगर आप NCERT के हिसाब से देखो, this entire unit is divided into 2 chapters. Electromagnetic induction is one chapter and alternating current is the second chapter. ठीक है, हम पहले बात करेंगे EMI होता क्या है. What is electromagnetic induction? बेटा ये जो फिनोमिना है electromagnetic induction, this phenomena is exactly reverse of what we studied in the previous chapter in the beginning. It was magnetic effect of current. We studied कि जब भी current flow करती है तो surrounding region में magnetic field होता है. Now in electromagnetic induction, basically this phenomena was discovered by Michael Faraday. Okay, it's a very familiar name in physics and chemistry. Michael Faraday was working on the reverse thing. जो ओरेस्टेड ने प्रूव किया कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो माइकल फेरेडे वाज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश ए रिवर्स रिलेशन कि अगर इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड का कारण बनती है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं बन सकती. एंड ही सक्सीडेड इन दिस. ठीक है, आफ्टर सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स, आफ्टर सो मेनी हिट्स एंड ट्रायल्स, he succeeded in producing current with the help of magnetic field. तो electromagnetic induction यही है बेटा. It is the production of electric current, production of electric current with the help of magnetic field. इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से. ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इसमें बेटा सबसे पहले जो टर्म हम देखते हैं दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स. But a magnetic flux, like in electrostatics, we studied electric flux. Magnetic flux is a measure of the number of magnetic field lines. It's a measure of the number of magnetic field lines passing normally through an area. किसी भी एरिया में से, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में से कितनी लाइंस क्रॉस कर रही हैं, दैट मेजर ऑफ द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स. जैसे देखो, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है B. देयर इज सम एरिया and suppose this is the direction normal to the area. The angle is theta here. अगर B और A के बीच में एंगल थीटा है, if angle between B and A is theta, then the flux, magnetic flux
through an area is given as phi equals to इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह ही बेटा, इस एरिया का इधर की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो होगा a cos थीटा। सो phi विल बी इक्वल टू b इंटू एरिया का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है, इक्वल टू b इंटू a cos थीटा, और phi इक्वल्स टू b डॉट a डॉट b इज ab cos थीटा। यहाँ पर बेटा phi b लिख देता हूं मैं। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी हैड phi e, इफ यू रिमेंबर इट वाज e डॉट a, इसको हम लिखते हैं e a cos थीटा। phi b is b डॉट a। बेटा फ्लक्स का जो ऐसे यूनिट रहेगा, ऐसा यूनिट वुड बी टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर, टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर, और इस यूनिट को वेबर बोलते हैं। सो यू कैन रिमेंबर दिस कि आप टेस्ला को वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो। 1 टेस्ला इज आल्सो कॉल्ड एज वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो वेबर किसका यूनिट है? मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट है वेबर। और मैग्नेटिक फ्लक्स का जो सीजीएस यूनिट है that's called as Maxwell। ठीक है, that will be gauge per centimeter square। और वन, देखो 1 वेबर is 1 टेस्ला into meter square, that is 10 raised power 4 gauge into 10 raised power 4 centimeter square। ठीक है, मैक्सवेल इज गॉज इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि गॉज किसका यूनिट है? ऐसा यूनिट इज टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर, सीजीएस यूनिट इज गॉज इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स कॉल्ड एज मैक्सवेल। तो ये 10 रेज़ पर 8 मैक्सवेल होता है। ये है बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट, सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने वहां गॉसेस लॉ पढ़ा था, वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे थे। यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए measure of the number of magnetic field lines passing normally through an area। ठीक है, इसमें हम वो कंपोनेंट कंसीडर करते हैं एरिया का which is normal to the area like this। बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, माइकल फैराडे के इनिशियली क्या एक्सपेरिमेंट्स थे देखो। जैसे ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट हमने देखा था स्टार्टिंग में मैग्नेटिक इफेक्ट में। क्या ओरेस्टेड वाज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश? ही वाज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश करंट। ही टुक ए क्लोज सर्किट, जैसे कोई ये एक रिंग है, मेटालिक रिंग है, और इसमें एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया हुआ है। यू नो व्हाट इज ए गैल्वेनोमीटर। और क्या किया, यहां से एक मैग्नेट रख दिया इसके सामने। एंड वी नो जब यहाँ मैग्नेट होगा तो ऑब्वियस है कि वहां मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ एंडिंग एट साउथ लाइक दिस। ठीक है, और भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ऐसे। सो फैराडे क्या कर रहे थे? ही वाज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश करंट विद द हेल्प ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। वो कोशिश कर रहे थे कि इस मैग्नेट का जो फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से यहाँ पर इस सर्किट में करंट एस्टैब्लिश हो जाए। बट इनिशियली उनको ऐसी कोई भी करंट नहीं ऑब्जर्व हुई, नहीं मिली। मतलब ये गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो नहीं की। जब गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो नहीं की तो he said कि
क्यों ना हम इस मैग्नेट को थोड़ा मूव कर लें, मतलब अपने आप से ही बोला, अपने एक्सपेरिमेंट्स ही करे, एंड सडनली उनके दिमाग में आया कि इस मैग्नेट को थोड़ा मूव करके देखते हैं। और जब उन्होंने इस मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल लेके गए, देन ही ऑब्जर्व्ड अ डिफ्लेक्शन। फिर उसी एक्सपेरिमेंट को कैरी किया, कभी वो मैग्नेट को पास लेके जाते थे, देख रहे डिफ्लेक्शन एक तरफ ही, फिर मैग्नेट को दूसरी तरफ लेके गए, डिफ्लेक्शन रिवर्स हो गई। देन यही एक्सपेरिमेंट को बार बार किया विद डिफरेंट सर्किट्स, एंड कभी मैग्नेट को फास्ट लेके जाते थे, देखते तो करंट तो ज्यादा होगी फास्ट ले जाने से। एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, कभी स्लो लेके जाना, कभी फास्ट लेके जाना, कभी इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर देना, देखे कभी नॉर्थ लाया और कभी साउथ लाया, कभी पास और कभी दूर, और उन सारे एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे जो फाइनल कंक्लूजन आया, उस फाइनल कंक्लूजन को फैराडे ने 2 लॉज की हेल्प से पब्लिश किया। इनको बोलते हैं 2 लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 2 लॉज हैं बेटा। पहला लॉ ये है कि फ्लक्स के चेंज होने से, सिर्फ फ्लक्स के होने से नहीं, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होने से नहीं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए। व्हेनेवर द मैग्नेटिक, पहला लॉ बेटा स्टेटमेंट की फॉर्म में है, व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a coil changes, an induced EMF is set up in the coil. This is the first statement कि जब भी किसी कॉइल के साथ चेंजिंग फ्लक्स लिंक होगा, तो फ्लक्स के चेंज होने से उस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाती है विदाउट एनी सेल और बैटरी, इसलिए इसको इंड्यूस्ड, इंडक्शन से हो रही है ये, बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के। इट इज ओनली द मैग्नेटिक कांटेक्ट। मैग्नेटिक कांटेक्ट मतलब ये कॉइल इस मैग्नेट के फील्ड में है। ऐसा नहीं है कि हम कॉइल घर में रखें और अपनी स्कूल की या किसी कॉलेज की लैब में मैग्नेट को घुमाते रहे और बोले उसमें करंट रहेगी, नहीं। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, इसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कॉइल प्लेस्ड है और उस कॉइल के साथ अगर फ्लक्स चेंज होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उस कॉइल में सेटअप हो जाएगी, और अगर ये सर्किट क्लोज हुआ तो फिर करंट भी फ्लो करेगी। ओपन सर्किट में ईएमएफ होगी, बट इफ द सर्किट इज क्लोज तो उसमें करंट भी एस्टैब्लिश हो जाएगी। और दूसरी चीज, ये करंट तब तक रहेगी सर्किट में जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है, जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है। जैसे ही फ्लक्स में चेंज खत्म हो जाएगा, चेंज खत्म होने का क्या मतलब है, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे ही फ्लक्स में चेंज खत्म हो जाएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर से 0 हो जाएगी। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होना चाहिए। जब भी किसी क्लोज कॉइल के साथ चेंजिंग फ्लक्स लिंक होगा, तो फ्लक्स के चेंज होने से कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ एस्टैब्लिश हो जाती है, जिसके कारण करंट भी फ्लो करेगी अगर सर्किट क्लोज हुआ, और तब तक फ्लो करेगी जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब जब इनिशियली ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए एंड फैराडे ने करंट एस्टैब्लिश कर दी बिना सेल, बिना बैटरी के, तो इनिशियली पीपल couldn't अंडरस्टैंड कि इसका बेनिफिट क्या है, एंड पीपल मेड फन ऑफ फैराडे कि इसका क्या यूज है, मैग्नेट को कौन घुमाता रहेगा करंट के लिए, तो उससे अच्छा बैटरी लगा दो, सेल लगा दो, तो करंट ही चाहिए हमें, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ही चाहिए। तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फेनोमेना? तो माइकल फैराडे ने इसका आंसर दिया था in the form of a statement. He said, this phenomena is just like a newborn baby. Like a newborn baby is practically useless. The baby grows up, becomes useful, but उस पर्टिकुलर टाइम पे जब फैराडे ने ये एक्सपेरिमेंट्स किए, ही कुड नॉट एक्सप्लेन कि इसका बेनिफिट क्या है। तो उसने सिर्फ ये बोला कि दिस इज लाइक ए न्यूबॉर्न बेबी, अभी तो मुझे भी नहीं पता इसका बेनिफिट क्या है, लेट मी डू सम मोर एक्सपेरिमेंट, देन लेट द फिनोमेना ग्रो अप
एंड देन वी विल सी इसके बेनिफिट है या नहीं है। देन आज की डेट में विदाउट दिस फिनोमिना वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ, वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। हम जो एसी की बात करते हैं, हमारे ये जो घर में ऑल्टरनेटिंग करंट आ रही है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, फिर उसको ट्रांसमिट किया जा रहा है। सो मेनी थिंग्स आर वर्किंग ऑन दिस, ऑन द प्रोसेस, ऑन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे एसी जनरेटर है, ट्रांसफार्मर्स हैं, ठीक है। हमारे टेलीफोन में ईएमआई का प्रोसेस इन्वॉल्व है, जो लैंडलाइन टेलीफोन होता था। जो मैग्नेटिक ट्रेन्स आज की डेट में है, सुपर फास्ट हाई स्पीड ट्रेन्स हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड हैं। सो नाउ दिस फिनोमिना हैज ग्रोन अप, नाउ दिस बेबी हैज ग्रोन अप, एंड आज की डेट में we can see the advantages. So on that particular time, in that particular time, जब ये फिनोमिना एस्टैब्लिश हुआ था, जब ये फिनोमिना नया नया एस्टैब्लिश हो रहा था, तब तो इसका बेनिफिट नहीं पता चला, बट नाउ दैट फिनोमिना हैज ग्रोन अप एंड वी हैव सो मेनी यूटिलिटीज। ठीक है, हमारे जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी पंखे की मोटर घूम रही है, जिसकी वजह से पंखा घूम रहा है, दैट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, हमारा बल्ब ऑन हो रहा है, कहीं से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, उसका ट्रांसमिशन, उसका रिसेप्शन, देन उसका डिस्ट्रीब्यूशन टू डिफरेंट पार्ट्स of a particular locality is all due to the phenomena we'll see in this chapter, electromagnetic induction पे ही based है। ठीक है, तो now the Faraday's answer is there, phenomena has grown up, now that baby has grown up and that baby has is proving to be very useful citizen। ठीक है, तो ये उस टाइम का इफेक्ट, उस टाइम का ऑब्जर्वेशन है जिसमें अभी तक इलेक्ट्रिसिटी का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। एंड दूसरा, इस प्रोसेस का, इस फिनोमिना का एक और यूटिलिटी भी है। विद द हेल्प ऑफ दिस फिनोमिना, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए। बिफोर दिस इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो अलग अलग ब्रांचेस मानी जाती थी फिजिक्स की, टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। लेकिन फैराडे के इन ऑब्जर्वेशंस की वजह से हमारे पास आजकल फिजिक्स की एक ही ब्रांच है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इस पर्टिकुलर क्लास में तो हम इसको अलग अलग से पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अलग से, मैग्नेटिज्म अलग से, बट इन हायर क्लासेस व्हेन यू डू सम काइंड ऑफ कोर्स लाइक इंजीनियरिंग कोर्स करेंगे या साइंस का कोर्स करेंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपको पढ़ना होगा, तो उसमें आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ही चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। जैसे कूलम्स लॉ लिखा होगा, तो कूलम्स लॉ की दो स्टेटमेंट्स हैं, इन इलेक्ट्रिसिटी कूलम्स लॉ इज लाइक दिस एंड इन मैग्नेटिज्म कूलम्स लॉ इज लाइक दिस। तो एक जगह चार्ज की बात होती है, एक जगह मैग्नेटिक चार्ज की बात होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को एक ही प्लेटफॉर्म में लाया, एंड हमारे पास एक ही ब्रांच है फिजिक्स की जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो दिस वाज द इनिशियल ऑब्जर्वेशन जिसके बेसिस पे ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गई, विच इज कॉल्ड एज Faraday's फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बेटा जो सेकेंड लॉ है, फर्स्ट लॉ से सिर्फ हमें ये स्टेटमेंट की फॉर्म में है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस की जा सकती है मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके। कैसे करना है वो देखते हैं। वी हैव अनदर स्टेटमेंट which is the second law, Faraday's second law. Faraday's second law हमें बताता है बेटा, जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है, उस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इट सेज दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is numerically equal to the rate of change of flux। इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब चेंज इन फ्लक्स विद द टाइम। जैसे if phi1 is the flux linked with the coil,
at time t1 and phi 2 is the flux linked with it at time t2, then जो induced EMF है that is equal to phi 2 minus phi 1 divided by t2 minus t1. पहले इतना लिख लीजिए आप। बेटा इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं E equals to d phi by dt, but keep one thing in mind, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। Here we are not talking about direction, we are talking about the magnitude of induced EMF is numerically equal to the rate of change of flux. यहां से बेटा एक चीज और नोट करो which is very simple, d phi by dt है ना, it is Weber per second। अभी आपको मैंने फ्लक्स का यूनिट बताया वेबर पर सेकेंड, लेकिन ईएमएफ का यूनिट वोल्ट होता है, तो ये भी आप याद रखें कि वेबर पर सेकेंड इज कॉल्ड एज वोल्ट, ठीक है। क्योंकि है तो ईएमएफ क्या है, एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, बट यहाँ हम पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि यहाँ कोई सेल या कोई बैटरी नहीं है, यहाँ इंडक्शन की वजह से ईएमएफ जनरेट हुई है, तो एक्चुअली यूनिट विल बी सेम, है तो फिजिकल क्वांटिटी तो वही है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को हम ईएमएफ बोलते हैं। तो यहाँ बेटा सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, डायरेक्शन की बात भी करेंगे, बट देखिए फेरेडे के क्या एक्सपेरिमेंट्स थे, फिर उन्हीं के बेसिस पे हम डायरेक्शन की बात करते हैं। देखो सपोज ये मेरे पास एक सोलेनॉइड है कोई, मींस एक कॉइल है एंड वी हैव ए गैल्वेनोमीटर अटैच्ड टू इट। ठीक है, इस कॉइल के साथ एक गैल्वेनोमीटर अटैच्ड, यहाँ एक मैग्नेट रखे हैं। तो इनिशियल ये ऑब्जर्वेशन थी कि मैग्नेट को रखने से कुछ नहीं होगा, वी नीड टू मूव द मैग्नेट। सपोज इस मैग्नेट को देखो या तो टुवर्ड्स द कॉइल लेके जा सकते हैं, कॉइल बोलते हैं बेटा इसको, कॉइल मतलब सोलेनॉइड, या तो इसको टुवर्ड्स द कॉइल लेके जा सकते हैं और या अवे फ्रॉम द कॉइल लेके जा सकते हैं। सो वी हैव ओनली टू ऑप्शंस फ्लक्स को चेंज करने के लिए। अगर हम इस कॉइल इस मैग्नेट को यहीं पे घुमाना शुरू कर दें ऐसे, तो कुछ नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा। फ्लक्स चेंज होना चाहिए फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ करंट। इन वन केस मैं इस मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल लेके जा रहा हूं, एंड इन द अदर केस आई एम टेकिंग द मैग्नेट अवे फ्रॉम सेम मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल। बट जब इस मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल लेके जाएंगे, देखो जो फ्लक्स लिंक होगा, इमेजिन करो ये सिचुएशन, जो इस कॉइल के साथ फ्लक्स लिंक होगा वो बढ़ेगा बढ़ेगा, और जब हम इस मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे, पहले तो ज्यादा लाइंस लिंक हो रही थी, बट धीरे धीरे ये नंबर ऑफ लाइंस जो है ये कम होने लगेगा। यहाँ लाइंस नंबर ऑफ लाइंस बढ़ रहा है और यहाँ नंबर ऑफ लाइंस जो है वो कम हो रहा है। In both the cases, the galvanometer will show deflection. In both the cases, there will be current. You can see here, there is no battery, there is no cell, there is no source, but फिर भी करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, वो करंट किसकी वजह से है? इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं, इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से है। फ्लक्स के चेंज होने से सर्किट में करंट फ्लो कर रही है। चेंज कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। ये बेटा फैराडे की ऑब्जर्वेशन थी, जिनको
एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी स्टडी किया जिनका नाम था लेंज. सो वी हैव लेंजेस लॉ आल्सो. लेंस नहीं, लेंस. Lenz's law gives the direction of induced EMF. Lenz's law जो है, it gives the direction of induced EMF और induced current. Induced EMF या induced current की जो डायरेक्शन है वो हमें Lenz's law से पता चलती है. क्या कहता है देखो Lenz's law. It says कि जो induced current की डायरेक्शन है हमेशा अपने कॉज को अपोज करती है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. ठीक है, आपको लिखना चाहिए. Lenz's law का स्टेटमेंट क्या है? The induced EMF always opposes the cause which has produced it. मतलब जिस कारण से ये induced EMF बनी है उसको ही अपोज करती है. ठीक है, induced EMF किसकी वजह से बनी है? मैग्नेट के मोशन की वजह से बनी. तो मैग्नेट का जो मोशन है उसी को ये अपोज करेगी. देखो क्या होगा बेटा, जब हम मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल लेके जाते हैं, मान लो हम इस तरह से लेके गए, नॉर्थ पोल को लेके गए इधर. बेटा जब नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ लेके जाएंगे, आपके सामने ये एक टर्न है. आप देखो इस टर्म में या तो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो सकती है या एंटी क्लॉक हो सकती है. यहाँ से नॉर्थ पोल आ रहा है, इमेजिन करो एक तरफ से नॉर्थ पोल आ रहा है. जब ये नॉर्थ पोल इधर आ रहा है तो यहाँ करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. सो लेंज़ेस लॉ सेज कि करंट की डायरेक्शन हमेशा अपने कॉज को अपोज करती है. मतलब जिस कारण से ये करंट बनी मैग्नेट के मोशन की वजह से, तो उसी को अपोज करती है. तो एक नॉर्थ पोल जब आ रहा है तो नॉर्थ पोल को अपोज कौन कर सकता है? नॉर्थ पोल ही अपोज कर सकता है, क्योंकि साउथ तो उसको अपनी तरफ खींच लेगा. तो यहाँ करंट की ऐसी डायरेक्शन एस्टेब्लिश हो जाती है कि ये जो एंड है, दिस आल्सो बिहेव्स लाइक ए नॉर्थ पोल. मतलब यहाँ पर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है. आपको बताया था बेटा, अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट होती है तो नॉर्थ पोल, और अगर क्लॉकवाइज करंट होती है तो साउथ पोल. तो जब हम एक नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ ले जाएं, वहां पर भी नॉर्थ पोल एस्टैब्लिश हो जाएगा. मतलब वहां करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, जिसका ये मतलब है कि यहाँ पर भी नॉर्थ पोल डेवलप हो गया. और ये नॉर्थ पोल क्या करेगा? ऐसा होता क्यों है वो रीजन भी बताता हूँ. ये नॉर्थ पोल क्या करेगा? इस मैग्नेट को अपोज करेगा. इसकी जो अपोजिशन है, इंड्यूस करंट की जो अपोजिशन है टू द मूवमेंट ऑफ दिस मैग्नेट, वही इसकी प्रोडक्शन का कारण है. अगर वो नहीं होता तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन होना था. इमेजिन करो एक सेकंड के लिए कि नॉर्थ पोल के सामने साउथ पोल डेवलप हो गया. हम नॉर्थ को ला रहे हैं इधर और सामने वाले फेस पे साउथ पोल डेवलप हो गया. अब जब सामने वाले फेस पे साउथ पोल डेवलप हो गया, वो तो नॉर्थ को खींचेगा अपनी तरफ. तो क्या होगा पता है? फ्लक्स बढ़ेगा बिना कुछ वर्क किए. लेकिन जब बिना वर्क किए फ्लक्स बढ़ता है तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं होती है. बिना फ्लक्स किए, बिना वर्क किए फ्लक्स बढ़ रहा है तो मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन हुआ. विदाउट वर्क वी आर गेटिंग एनर्जी. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो नॉर्थ के सामने नॉर्थ डेवलप हो रहा है. सो इस नॉर्थ पोल को ये वाला नॉर्थ पोल अपोज करेगा. और अगर हमने इस मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल लेके जाना है ताकि हम करंट एस्टैब्लिश कर सके, ताकि फ्लक्स को चेंज कर सके, तो हमें वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द रिपल्शन. ठीक है, दोबारा से सुनो. दो ही ऑप्शन है बेटा. अगर यहाँ करंट फ्लो करेगी या तो वो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी. सो व्हेन वी टेक दिस नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द मैग्नेट, तो यहाँ भी नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा. मतलब यहाँ भी करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, जिसके कारण ये जो फेस है
ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा. It will be like this. So the movement of the magnet is opposed by the induced current in this coil. And जब हम नॉर्थ पोल को away from the coil लेके जा रहे हैं, यहाँ साउथ पोल डेवलप हो जाएगा, मतलब यहाँ करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी. So whether we take magnet towards the coil or we take the magnet away from the coil, the direction of magnet is always opposed by the induced current. देखिए बेटा क्या है फिर से स्टेटमेंट ऑफ लेंज़ेस लॉ. लेंज़ेस लॉ सेज कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज opposes the cause which has produced it. इंड्यूस ईएमएफ हमेशा अपने उस कारण को अपोज करता है जिसके कारण वो बना. ठीक है. एंड दिस इज इन अकॉर्डेंस विद law of conservation of energy. This is in accordance with law of conservation of energy. जो लेंज़ेस लॉ है that is in accordance with law of conservation of energy. कैसे समझना फिर से. ये बेटा एक कॉइल है हमारे पास. हमने क्या किया, यहां से एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस कॉइल की तरफ लाया. जब नॉर्थ पोल को इस कॉइल की तरफ लाएंगे तो क्या होगा, इसमें करंट एस्टैब्लिश हो जाएगी, इसमें करंट फ्लो करने लगेगी क्योंकि ये सर्किट क्लोज्ड है. फ्लक्स के चेंज होने से, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गया कि फ्लक्स के चेंज होने से करंट प्रोड्यूस होती है. तो इसमें करंट की डायरेक्शन जो है वो ऐसी हो जाएगी कि यहां पर भी ये वाला जो फेस है, दिस विल आल्सो बिहेव लाइक ए नॉर्थ पोल सो दैट इट अपोजेस द मोशन ऑफ द मैग्नेट. ठीक है. ये जो लेंज़ेस लॉ है ना, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इट इज लाइक ए फादर सन रिलेशन. When the son grows up, he starts opposing the father. है ना. Father is the cause of production of the son, and the son grows up and starts opposing. So this is like the same process. ये जो current, this is son and this is father. This movement is father. This movement is cause. And when the current establishes, it starts opposing the cause. ये मैग्नेट के मूवमेंट से इसमें करंट बनी और ये करंट इसी मूवमेंट को अपोज कर रही है, तभी तो नॉर्थ के सामने नॉर्थ डेवलप होगा, वो उसको पुश करेगा दूर. एंड दिस शुड हैपन. अगर ऐसा नहीं होता तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन हो जाता. तो क्या होता, देखो, अगर नॉर्थ के सामने साउथ डेवलप होता तो इसने उस कॉइल को खुद ही खींच लेना था, हमने कुछ नहीं करना था. एक मैग्नेट रखा, चलो जी करंट मिल गई. तो बिना वर्क किए हमें एनर्जी मिल जाती है, ऐसा नहीं होता है. इफ वी वांट टू गेट एनर्जी हियर, वी नीड टू मूव द मैग्नेट. ठीक है. आज की डेट में तो प्रोसेस इज क्वाइट एस्टैब्लिश्ड एंड काफी सारी इनोवेशंस उसमें हो चुकी है. हम फिजिकली मूव नहीं करते, हम फ्लक्स को दूसरे तरीके से चेंज करते हैं. बट ये इनिशियल ऑब्जर्वेशंस थी जो फैराडे ने ऑब्जर्व करी व्हाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट्स, कि अगर हम एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कोई उठा के नॉर्थ पोल को ले जा रहा है उधर, तो उसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो ऐसी हो जाती है कि नॉर्थ के सामने नॉर्थ, और अगर हम साउथ को लेके जाएंगे तो वहां पर साउथ पोल डेवलप हो जाता है. मींस करंट की डायरेक्शन जो है दैट गेट्स, अगर हम ये जो पोल्स हैं इनको रिवर्स कर दें तो करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी. जो पोल पास लेके जाएंगे वही पोल वहां डेवलप हो जाएगा, और जो दूर लेके जाएंगे उससे अपोजिट वाला डेवलप हो जाएगा. सो वेदर वी टेक मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल, द मोशन ऑफ मैग्नेट इज ऑलवेज अपोज्ड बाय द इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ. फ्लक्स बढ़ेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ेगी. फ्लक्स कम होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होगी.
बट मैग्नेट के मोशन को हमेशा अपोजिशन मिलेगी ड्यू टू द इंड्यूस्ड करंट. द मोशन ऑफ मैग्नेट is always opposed by the induced EMF or induced current, whatever it is. मैग्नेट के मोशन को हमेशा अपोजिशन ही मिलेगी. ठीक है. एंड देयरफॉर वी से इट इज एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो हमारे पास एक मॉडिफाइड फॉर्म है, इसको बोलते हैं फैराडे लेंज़ेस लॉ. फैराडे लेंज़ेस लॉ का स्टेटमेंट जो है इट इज लाइक दिस: इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी. डी फाई बाई डी टी आपको याद है जब लिखा था उसमें मैंने पर्टिकुलरली आपको बोला कि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है. यहाँ जब हमने लिखा है माइनस डी फाई बाई डी टी, तो इस नेगेटिव साइन का क्या इंडिकेशन है? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ opposes the change in flux. इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करती है? फ्लक्स में जो चेंज हो रही है उस चेंज को हमेशा अपोज करती है. ठीक है. सो दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फैराडे एंड लेंज़ेस, जिसके कारण हमें डायरेक्शन भी पता चलती है और मैग्नीट्यूड भी पता चलता है. देखो इस पे भी सिंपल क्वेश्चन कैसा हो सकता है? द फ्लक्स linked with a coil at any instant of time is given as flux linked with a coil at any instant of time is given as phi equal to 3t square plus 2t minus 6 Weber. Calculate. The induced EMF set up in the coil at t equal to 2 सेकेंड. अगर t का वैल्यू 2 सेकेंड है तो उस टाइम पे इंड्यूस ईएमएफ कितनी होगी? देखो सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करने वाले हैं? इंड्यूस ईएमएफ जो होती है E, इट इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी. अभी मैंने माइनस नहीं लिखा, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं लिखा. सो वी से E इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 3t स्क्वायर plus 2t minus 6, which means that E equals to 6t plus 2. E equals to 6t plus 2. तो at t equal to 2 सेकेंड, जो कि टाइम दिया हुआ है, I'll write E2 equal to 6 into 2 plus 2. 14 वोल्ट लिख दो सीधा ही, 14 वोल्ट. देखो बेटा मैंने माइनस क्यों नहीं लिखा? अगर आपके ऑप्शंस ऐसे हैं 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 14 वोल्ट, 16 वोल्ट, और दूसरा अभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऑप्शंस ऐसे हैं 12 वोल्ट, 14 वोल्ट, माइनस 14 वोल्ट, माइनस 12 वोल्ट एंड माइनस 14 वोल्ट. ठीक है. दोबारा से देखो, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, 6t plus 2 आ गया. ठीक है. 3 2 6t plus 2, 6 का डिफरेंशिएशन 0. एट t इक्वल टू 2 बोला इसने, हमने t का वैल्यू 2 पुट कर दिया, 6 2 12 plus 2 14 आ गया. अगर ऑप्शन सारे के सारे पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ही पूछा था, तो आवर आंसर विल बी 14. लेकिन अगर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, देन यू हैव टू लुक फॉर -14. तो अगर ऑप्शंस ये होंगे तो आंसर इज 14 वोल्ट, और अगर आंसर ये होंगे तो आंसर इज -14 वोल्ट. ठीक है. इतना कर लीजिए आज. फैराडेज एक्सपेरिमेंट आप अपने एनसीईआरटी से भी देख लीजिए.
We'll start with the next topic tomorrow. Thank you.